आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGPSC प्रीलिम्स 2018 में छत्तीसगढ़ से पूछे गए 50 प्रश्नों पर। इससे पहले हम लोगों ने 2020 और 2019 के CGPSC प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस वाले वीडियो में हम लोग 2018 CGPSC 2018 जो कि एग्जाम हुआ था फरवरी 2019 में, तो इसमें जितने भी 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से पूछे गए थे उसको हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? ये किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो ये पहला क्वेश्चन, तो ये जो है भतरा। देखो, भतरा जनजाति में भतरा नाट का प्रचलन है। भतरा नाट, भतरा नाट, तो ध्यान रखेंगे। तो ये इसका आंसर ये होगा। काफी बार पूछा गया है, भतरा नाट से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं CGPSC में। अगला क्वेश्चन है, पाइक किस जनजाति से संबंधित है? तो भाई पाइक जो है कंवर जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो ये जो है उर्राव जनजाति का युवा गृह है। धुमकुरिया उर्राव जनजाति से संबंधित है। यहाँ मैं जितने भी आंसर ले रहा हूँ सभी जो CGPSC ने जो आंसर लिए थे उसी के आधार पर, हालांकि शुरू के जो क्वेश्चन है ये बड़े सरल हैं, आगे थोड़े कठिन क्वेश्चन भी हैं। निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो बस्तर अंचल की बोली कौन सी नहीं है भाई? गोंडी बोली है, गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है। हल्बी बोली ये भी है, बस्तर की प्रमुख बोली है ना हल्बी बोली। भतरी बोली भी बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो सदरी है ये बस्तर क्षेत्र की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है? तो इसका जो आंसर जो मुझे मिला उस पर मतलब मैं श्योर नहीं हूं मैं, ये चीज़ मैं पहले बोलता हूं। मैं इसको खोज कर देखा तो यहाँ हंडिया तो है भाई, हंडिया है। उसके बाद ये कुंडेरा भी है जहां तक मुझे मालूम, लेकिन इन दोनों में जो आंसर है इसको लिया गया है घनौची। कनौजी को आंसर लिया गया है कि ये बर्तन नहीं है। बाकी मुझे ये बताइए कि कनौजी किस तरह का बर्तन होता है, अगर आप में से किसी को मालूम हो तो आंसर जो है ये लिया गया है घनौची। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म किशोर साहू सम्मान। अगला क्वेश्चन है, नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बांध है का तात्पर्य क्या है? तो भाई ये जनौल्ला है, तो जनौल्ला भी पूछा जाता है। तो नानकुन टूरा इसका मतलब होता है छोटा बच्चा बुलक बुलक के पार बांधे। तो यहाँ इसका आंसर है सुई धागा। जो सुई है उसको छोटा सा बच्चा बोला है जो कि बांधते जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक जनौल्ला है, पर्रा भर लाई आगास भर बगराई। आगाज मतलब यहाँ पर आकाश, बगराई मतलब पूरा तरफ छा गया। तो पर्रा भर लाई पूरे आकाश में छा गया। तो इसका आंसर है तारे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक भाजी का नाम नहीं है? ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा एक भाजी जो हम खाते हैं ना, साग भाजी, तो भाई करमत्ता भाजी हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है। लाल भाजी ये भी काफ़ी फेमस है। अमारी भाजी ये भी काफ़ी फेमस है। लेकिन जो रमकेलिया है ना भाई, ये भिंडी को बोला जाता है। जो लेडी फिंगर होता है ना उसको जो है रमकेलिया बोला जाता है। तो ये भाजी नहीं है, सब्जी है। तो आंसर हो जाएगा आपका रमकेलिया। बाकी जो है भाजी हैं। अगला क्वेश्चन है, अकुन एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं? अकुन एवं तोड़ी, तो ये सुशीर वाद्य हैं। अकुन एवं तोड़ी सुशीर वाद्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्सार किस जनजाति का नृत्य है? तो यहाँ पर देखिएगा, कक्सार जो है बस्तर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है और बस्तर क्षेत्र के केवल एक जाति का यहाँ उल्लेख है। तो मुरिया कक्सार नृत्य करती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ परिचय, तो साहित्य से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ परिचय के जो लेखक हैं भाई वो है बलदेव प्रसाद मिश्र। ये सभी जो है राजनांदगांव से संबंधित है, ध्यान रखना। पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव, मुक्ति बोधा और बलदेव प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? बाबू रेवाराम जिनकी काफ़ी सारी रचनाएं काफ़ी फेमस हैं, तो ये जो हैं रतनपुर से संबंधित थे।
अगला क्वेश्चन है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है। ठाकुर जगमोहन सिंह, दान लीला ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की रचना है। खूब तमाशा ये गोपाल मिश्र की रचना है। उसके बाद बस्तर भूषण ये जो है केदारनाथ ठाकुर जी की रचना है। तो बच गया श्यामा स्वप्न, यही जो है जगमोहन सिंह जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। तो भाई कहाँ स्थित है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, रामगढ़ में स्थित है। रायगढ़ टिक मत कर देना, रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है सीता बेंगरा की गुफा। अगला क्वेश्चन है श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। तो श्री लक्ष्मण देव राय, तो इसका आंसर सीजीपीएससी ने भोरम देव को लिया है। वैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव द्वारा करवाया गया है, फड़ी नागवंशी शासक, लेकिन आंसर जो है ये लिया हुआ है सीजीपीएससी ने, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है अलबामा हिल स्थित है। ये वाला क्वेश्चन जो है विलोपित तो हो गया था, मैंने इसको खोजने की कोशिश की तो मुझे दो आंसर मिले, एक तो बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में और बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। तो इसका सही आंसर जो है मुझे भी नहीं मिल पाया, दो आंसर मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मई माह में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है। मई माह में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी मतलब विलोपित हो गया था, विलोपित हो गया था। इसका मतलब आंसर क्या है, मैं सर्च करके देखा लेकिन मिल नहीं पाया और वीडियो रिकॉर्ड करना था तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये विलोपित हो गया था ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। तो निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर दिया गया है, जब हमारे छत्तीसगढ़ में 18 जिले हुआ करते थे। तो यहां बोल रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वर्ष 2011 के हिसाब से ये रायपुर जिला के लिए सही है, मतलब रायपुर जिला था। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या ये भी ठीक है, रायपुर था सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक ग्रामीण, ये ग्रामीण है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला ये भी रायपुर था। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला ये जो है रायपुर नहीं था वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। मैंने काफी बार इस क्वेश्चन को लिया है। तो मौलाना शौकत अली ये जो हैं महात्मा गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ आए थे। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन को पढ़ने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। तो ये जो कथन है सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे हमारे छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता थे उनको ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया 8 अगस्त 1941 को। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र व यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। तो नहीं, ये गलत है। तो यहां पर 1 और 2 आपका जो है सही होगा। तो उत्तर क्या होगा आपका, ये ब 1 2 सही है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने को बोल रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के नेता एवं स्थान, ये आपको बताना है। तो देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी विलोपित हो गया था। क्यों विलोपित हुआ था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है ना ये गलत दिए हुए हैं। देखते हैं क्या इसका सही कूट निकलता है। तो त्रेतानाथ तिवारी, मैंने काफी बार बताया है त्रेतानाथ तिवारी जो कि 9 अगस्त 1942 को रायपुर में इन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया था। 8 अगस्त 1942 को देश के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। तो इसके विरोध में 9 अगस्त 1942 को रायपुर में एक मतलब जुलूस रैली वगैरह निकाला जाता है, आंदोलन किया जाता है। तो उसमें त्रेतानाथ तिवारी ने नेतृत्व किया था और वहां इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद देखिएगा रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, इन्होंने भाई दुर्ग के कचहरी में आगजनी की थी, तो दुर्ग से गिरफ्तार हुए। उसके बाद ये जो अमर सिंह सहगल है इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिल पाया, तो इनको हम बिलासपुर ही पकड़ के चलेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल, इनको मलक्कापुर से गिरफ्तार किया गया था, मलक्कापुर से। तो ये जब
बंबई अधिवेशन से लौट रहे थे, तब इनको रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पर आपका जो कूट है क्या निकल के आ रहा है, त्रितानाथ तिवारी रायपुर मतलब 2, उसके बाद रघुनंदन सिंह रावल 4, अमर सिंह है ये 3, पंडित रविशंकर शुक्ल 1। तो 2 4 3 1 आपका कूट बन रहा है, 2 4 3 1, 2 4 3 1। लेकिन यहाँ पर जो है 2 4 3 1 यहाँ पर कहीं भी नहीं है। ये जितने भी ऑप्शन है ये सीजीपीएससी ने जैसे लिए थे ना अपने क्वेश्चन पेपर में, तो बिल्कुल वैसे ही मैंने उठाया है। तो ऑप्शन कुछ ये बन रहा था 2 4 3 1, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। सही आंसर जो है ये होगा 2 4 3 1। ध्यान रखना, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इससे मिलान कर लेंगे। 2 4 3 1 ये ऐसे, ये 2 ये 4 ये 3 ये 1, ये सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करने को बोल रहा है, एक तरफ घटनाएं और वर्ष, इस तरफ घटनाएं दिया हुआ है, इस तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ये वाला जो है विलोपित नहीं हुआ था, ठीक ठाक था। तो पहला है छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय। तो ये हुआ था भाई 1887 में, 1887 में, मतलब कि ए का है 2। उसके बाद रुद्री नहर का निर्माण, ये हुआ था 1912 में, रुद्री नहर का निर्माण। उसके बाद दिया है रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना, तो ये हो जाएगा 1883, मतलब कि 1। उसके बाद रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना 1938। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये वह आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कूट वाला है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए। ये सब पदस्थ हुए थे, तो इनके सही कालक्रम को चुनना है। तो देख लेते हैं सही कालक्रम। तो सबसे पहले नंबर में कौन थे, महिपत राव दिनकर थे सबसे पहले नंबर में, तो इधर हम 4 नंबर लिख देते हैं। उसके बाद हुए विट्ठल दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, ये दूसरे नंबर में। उसके बाद हुए बीकाजी गोपाल, सॉरी बीकाजी गोपाल नहीं, केशव गोविंद, ये हुए। उसके बाद हुए बीकाजी गोपाल तीसरे नंबर में। तो 4 1 2 3 आपका आंसर होगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये रहा ये आपका उत्तर होगा, 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची अ को सूची ब से सुमेलित कीजिए। तो यहां पर एक तरफ विधायक दिया हुआ है, दूसरा तरफ निर्वाचन क्षेत्र। देखिएगा ये जो पेपर है, मतलब सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2018, ये फरवरी 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, और इसके ठीक पहले 2018 के आखिर में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो इस पेपर में ना विधानसभा चुनाव से रिलेटेड काफी सारे चीजें पूछी गई थी, क्योंकि वो उस समय करंट का टॉपिक था। तो विधायकों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना होगा, क्योंकि ये अभी भी पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं, इसको हम लोग पहले मिलान कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो रुद्र कुमार ध्रुव, जिनको गुरु रुद्र कुमार ध्रुव भी बोला जाता है, तो ये कहाँ से, किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं भाई? तो ये चुने गए हैं अहिवारा से। कहाँ से? अहिवारा से। तो ए का हो जाएगा 4। देवेंद्र बहादुर सिंह, देवेंद्र बहादुर सिंह ये बसना से चुने गए हैं, देवेंद्र बहादुर सिंह, तो बी का हो जाएगा 3। डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ये सिहावा से चुनी गई हैं, तो ये हो जाएगा 1। धर्मजीत सिंह लोरमी से चुने गए हैं, तो ये हो जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या होगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रोटेन स्पीकर श्री राम पुकार सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो है ना, मतलब नवगठित विधानसभा में जो प्रोटेन स्पीकर वो कौन थे? श्री राम पुकार सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि प्रोटेन स्पीकर कौन थे और ये किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कि किस निर्वाचन क्षेत्र से ये चुने गए थे, ये आपको बताना है। तो ये पत्थलगांव से चुने गए थे, ध्यान रखेंगे, ये पत्थलगांव से चुने गए हैं राम पुकार सिंह। अगला क्वेश्चन है, नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का कौन सदस्य पूर्व में राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक था? तो ये लक्ष्मी ध्रुव,
ये आंसर दिया गया है। लक्ष्मी ध्रुव जो कि सिहावा से चुनी गई हैं, ये पहले राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर थी। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के प्रथम चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ? तो ये उस समय करंट का टॉपिक था। 18 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। अभी तो ये नहीं पूछा जा सकता, लेकिन बाकी विधायकों के संबंध में पूछा जा सकता है, विशेष करके जो मंत्रीगण हैं उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में किस नया ब्रांड, ये ब्रांड है, किस नया ब्रांड गेज विद्युतीकरण रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान किया? तो ये केंद्र सरकार द्वारा कौन सी लाइन को स्वीकृति दी गई थी? तो कटघोरा से डोंगरगढ़, इसको स्वीकृति दी गई थी उस समय। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2018 में मंदिर हसौद, ये करंट का क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया है ताकि आपको पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन करंट से उठाया जाता है। तो अक्टूबर 2018 में मंदिर हसौद रायपुर के किस महिला को भारत में मिस ट्रांस क्वीन के लिए चुना गया? तो इसका आंसर था वीणा सेंद्रे। तो ये चीज़ें मतलब अभी आपको नहीं पूछेगा, लेकिन इसी तरह के इससे मिलती जुलती चीज़ें जो है, जो करंट में घटित हो रहा है, उन चीज़ों को आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन है आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाई जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो भाई आनंदीबेन पटेल, इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया था ना। अभी तो अनुसुईया पटेल हैं, लेकिन पहले आनंदीबेन पटेल को यहाँ का प्रभार सौंपा गया था। तो ये जो है ना अजय कुमार, न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने आनंदीबेन पटेल को शपथ दिलाई थी। तो ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन इससे मिलती जुलती चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर अभी कोई नया कोई पद मतलब कि कोई नया पदाधिकारी आया है, उसको शपथ किसने दिलाया, तो इस तरह की चीजें आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अभी जो है टोटल 13 महिला विधायक हैं हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में, या 5वीं विधानसभा में। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट में छत्तीसगढ़ के किस अभ्यर्थी ने 99.9% अंक अर्जित किया था? तो ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था और ये करंट का क्वेश्चन था। जो सीईटी का एग्जाम होता है ना, कैट का जो एग्जाम होता है, जो आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसके लिए, तो उसमें किसी ने टॉप किया था ऐसा इसने पूछा है, लेकिन मैंने इसको सर्च करके देखा, मुझे मिला नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ये करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पर्यटन मंडल ने सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया? तो ये धमतरी से उद्घाटन हुआ था। तो इस तरह की चीजें देखिएगा, अभी जो भी करंट में घटित हो रहा है, तो इस तरह के समसामयिकी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भाई ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारे छत्तीसगढ़ में तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा, जो कोयला से ऊर्जा तैयार होता है ना, तो वो हमारे यहाँ ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। जल ऊर्जा की बात करें तो कम है, बाकी सोलर और पवन तो भाई ये तो नाम मात्र के भी हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2012, ये करंट का क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, और अभी आपको पूछेगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है? तो इसका आंसर लिया है ये विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति। तो जो अर्थव्यवस्था से संबंधित मतलब जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उससे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने अपने चैनल पर आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब कोई भी मतलब आप लोगों को लेक्चर नहीं दिया है। बाकी आप लोग इसके लिए कोई दूसरा सोर्स देख सकते हो। बाकी मेरे चैनल में आपको आर्थिक सर्वेक्षण नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा भी था कि सर आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाइए, लेकिन मेरे से जो है नहीं हो पा रहा है, मतलब समय भी नहीं हो पा रहा है। तो इसको आप लोग जो है कहीं और से देख लीजिएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आर्थिक सर्वेक्षण वाला ही क्वेश्चन है, खनिज से संबंधित। वर्ष 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है? मतलब कि राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका आंसर आप लोग जो है लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कोयला से जो है सबसे ज्यादा खनिज राजस्व प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदु भाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो मड़वा तेंदु भाटा ताप विद्युत गृह ये जांजगीर चांपा जिले में है और इससे कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है? तो 1000 मेगावाट इसकी क्षमता। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई है? सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि दंतेश्वरी शक्कर कारखाना किस जिले में है। इसको मतलब बड़ा हेवी वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित, इस तरह से। तो दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ पर है? बालोद जिले में, बालोद जिले के करका भाठा में। तो ऐसे घुमा के जो है पूछ देता है, तो बड़े बड़े शब्द आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग जो है काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, वैध क्या नहीं है? वैध क्या नहीं है, ये जो है ना अपना पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है। तो वैध क्या नहीं है मतलब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। वैध क्या नहीं है मतलब कौन सा अवैध है या कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया हुआ है, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। तो ये बिल्कुल है, ये कर सकता है, ऐसा ये वैध है। अगला है, एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। देखो जो विधायक हैं, लोकसभा के सदस्य मतलब विधायक सांसद, ये लोग भी जो है ना जनपद पंचायत जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और ये दोनों ही बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि नामित कर सकते हैं। तो दूसरा वाला भी वैध है। उसके बाद जो राज्यसभा सदस्य होता है वो भी जो है जिला पंचायत का पदेन सदस्य होता है और वो भी बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। तो ये चीज भी वैध है। अब यही जो है वैध नहीं होगा। एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। मतलब कि कोई महिला है वो जो है ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के बैठकों में अपने पति को नामित कर सकती है बैठक में सम्मिलित होने के लिए। क्या ये वैध है या अवैध है? तो भाई ये अवैध है। ऐसा थोड़े ना संभव है कि मान मतलब जो पत्नी बनी है तो वो अपने पति को थोड़े ना काम सौंपेगी, उसका पति थोड़े ना चुनाव जीता है, वो तो महिला जीती है ना। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी अगर हम लोग देखें तो अभी अधिकतर जो महिलाएं जो सरपंच बनती हैं तो उनके जो पति होते हैं वो लोग काम करते हैं और जो कहीं जो महिला होती है उससे केवल और केवल हस्ताक्षर लेते रहते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है काफ़ी चल रहा है और इसको रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। जो महिलाएं हैं वो खुद से काम करें, खुद से कोई भी निर्णय ले, ये प्रयास किया जा रहा है। तो ये वाला गलत है, मतलब महिला सरपंच अपने पति को नामित नहीं कर सकती। तो यहाँ उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या सही है? इनमें से क्या सही है ये आपको बताना है। पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है। पहला है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक मतलब एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ये भी सही है। मैं थोड़ा सा ना ब्रेक ले लेता हूं। हाँ, तो हम लोग कहां थे? जो पहला और जो दूसरा कथन है वो सही है। पहला और दूसरा कथन जो है सही है। मतलब एक ग्राम पंचायत जो है एक से अधिक गांव हो सकते हैं। दूसरा बोल रहा है ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। मान लो कि एक ग्राम पंचायत में 3 गांव है तो तीनों गांवों में जो है अलग अलग ग्राम सभा होगा और उन ग्राम सभाओं की बैठक उन्हीं गांवों में होगा। तीसरा दिया है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। नहीं, ग्राम सभा की बैठक जो है ना गांव में होती है। एक ग्राम पंचायत में मान लो 3 या 4 गांव है, मतलब 3 या 4 ग्राम सभा है तो ग्राम सभा की बैठक उसी गांव में होगी, पंचायत मुख्यालय में नहीं, ध्यान रखना। अगला दिया है, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। नहीं, ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो
पंचायत के मुख्यालय में होगा। जो पंचायत भवन होता है ना, उसमें ग्राम पंचायत की बैठक होगी, प्रत्येक ग्राम में नहीं। देखो, ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई, कुछ ग्राम सभाओं से मिल करके एक ग्राम पंचायत बनता है। तो ग्राम सभा की बैठक जो है गांव में होगी, ग्राम पंचायत की बैठक जो है पंचायत के मुख्यालय में होगी, प्रत्येक ग्राम में नहीं होगी। अगला दिया है 5वां, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ये सही है, ग्राम पंचायत की बैठक जो है ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो यहाँ पहला वाला सही है, दूसरा सही है और 5वां सही है। तो 1 2 5 ये आपका सही है, 1 2 5 ये सही है। तो ये उत्तर होगा आपका द। पंचायती राज से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन, मतलब यहां पर एक जो है कोई भी ग्राम पंचायत, ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। उसके बाद बोल रहा है, इसके बाद 20 फरवरी 2016 को, मतलब लगभग 2 साल के बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। मतलब जो ग्राम सभा, जो मतलब जो ग्राम पंचायत जो कि 20 जनवरी 2014 को इनका निर्वाचन हुआ था, फिर 10 फरवरी 2014 को पहली बैठक आयोजित की गई थी, पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो वो जो ग्राम पंचायत है विघटित कर दी, मतलब कि वो भंग हो गया। अब जो है नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुआ और इसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? मतलब सीधा सीधा अगर आप इस को पढ़ेंगे तो सीधा सीधा आपको ये बोल रहा है कि किसी ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत का गठन होता है और कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद, वो जो ग्राम पंचायत है विघटित हो जाती है। मतलब कि कुछ भी हो जाता है, उस ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है और फिर से चुनाव होते हैं। तो उसके बाद फिर से चुनाव हुआ तो उसके बाद जो नई ग्राम पंचायत की का गठन हुआ तो उसका कार्यकाल कब तक होगा, वो कितने सालों तक काम करेगा? क्या वो 5 साल के लिए काम करेगा या फिर उसका मतलब पहले वाला जो ग्राम पंचायत था उसके 5 साल पूरे होने तक करेगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहां पर क्या है कि जो भी ग्राम पंचायत है ना, उसके कार्यकाल की गणना शुरू होती है उसके पहले सम्मेलन से, पहले सम्मेलन से गणना शुरू होती है। तो यहां पर जो है 10 फरवरी 2014 से गणना शुरू होती है, लेकिन ये वाली जो ग्राम पंचायत है वो जो है 20 फरवरी 2016 को विघटित हो गई और दूसरी नई ग्राम पंचायत का गठन होता है जिसके लिए चुनाव होता है 15 मई 2016 को और उसकी पहली बैठक होती है 25 मई 2016 को। तो इसका कार्यकाल क्या होगा? तो देखिएगा, जब भी कभी कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है और उसके बाद जो नई ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो वो जो है आगे जितना भी समय बचा हुआ होगा 5 साल में, यहां से 5 साल का गणना शुरू होगा, तो यहां से जो भी समय बचा हुआ होगा उतने समय के लिए दूसरी जो नवगठित ग्राम पंचायत है उतने समय के लिए कार्य करेगी, न कि आने वाले 5 सालों के लिए। ध्यान रखना इस चीज को। जो सरपंच है, अगर मान लो उसका पद खाली हो गया और नए सरपंच का चुनाव होता है तो वो जो सरपंच है वो जितना समय बचा था उस ग्राम पंचायत के कार्यकाल को पूरा होने में उतने समय तक काम करेगा। तो यहां पर 10 फरवरी 2014 को सम्मेलन आयोजित किया गया था, मतलब कि यहां से जो है ग्राम पंचायत का कार्यकाल शुरू हुआ था तो 5 साल होगा इनका कार्यकाल। तो इसका आंसर होगा 10 फरवरी 2019। जो दूसरा वाला ग्राम पंचायत बना वो 10 फरवरी 2019 तक कार्य करेगा, ध्यान रखना। तो ये इसका होता है, इसको नियम आप लोगों को जानना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि में इस राज्य के कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत किस वर्ष सबसे कम रहा? तो ये एक तरह से हम लोग करंट या फिर आर्थिक सर्वेक्षण वाला क्वेश्चन इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो इसका आंसर CGPSC द्वारा लिया गया है 2015-16। 2015-16 मतलब ये 2015-16 इसका आंसर लिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो भाई कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? कंवर नहीं है, हलवा नहीं है, मुरिया नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है? तो हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है भाई? आर्य भाषा परिवार से। ये सारा चीज जो है मैंने बार बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में इस राज्य के लिए स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पादकों की क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से देख लीजिएगा। इसका आंसर लिया गया है कितना, 6.65, ये आंसर लिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, मतलब ये आपको नहीं पूछेगा। जितने भी करंट के क्वेश्चन थे इस वीडियो में, करंट के जितने भी क्वेश्चन थे और आर्थिक सर्वेक्षण वाले जितने भी क्वेश्चन थे, वो आपको एक तरह से समझने के लिए है कि समसामयिकी से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, आप जान सको, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि जितने भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन आप लोग कराइए ताकि हम समझ सकें। तो ये आपके समझने के लिए है, बाकी इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, प्रश्न को ध्यान में रखना है, प्रश्न के पैटर्न को देखिए समझिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? मैंने काफी बार बताया हुआ है, 75 दिन तक चलता है ये। अगला क्वेश्चन है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? ये भी मैंने काफी बार बताया है, ज्येष्ठ माह में गंगा दशमी मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी को, शुक्ल पक्ष दशमी को ये जो है सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है ये वाला पर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगाया जाता है? बड़े भजन का रामनवमी मेला, तो इसका आंसर CGPSC ने पौष लिया है, तो देख लेना CGPSC के हिसाब से है ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? मैंने काफी बार बताया है, जांजगीर में जाजल्य देव महोत्सव मनाया जाता है। जांजगीर नगर की स्थापना जाजल्य देव द्वारा की गई थी, तो वहां पर जाजल्य देव महोत्सव मनाया जाता है। तो इसी के साथ भाई आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हम लोग CGPSC के 2018 प्रीलिम्स, जो कि फरवरी 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, तो जितने भी छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो समसामयिकी और आर्थिक सर्वेक्षण वाले क्वेश्चन थे उनको आप लोगों को मतलब नोट वगैरह नहीं करना है, बाकी आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी चीज़ों को अगर आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन अधिकतर चीज़ें आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल ही जाएंगी। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।